102.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है छिंदवाड़ा का आकाशवाणी केंद्र। ये वो आवाज़ थी जिसको सबसे पहले मैं घर पर सुना करता था उठने के बाद अपने बचपन में। रेडियो मेरे जीवन में ऐसे आया। मम्मी अक्सर सुबह रेडियो ट्यून करके अपने कामों में लग जाती थी और जब मेरी नींद खुलती थी तो उनके कार्यक्रम चल रहे होते थे। घर के काम और सारी शोर और सारे खटपट के बीच कहीं भीनी भीनी ये आवाज़ आती रहती थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। मतलब रेडियो तो रखा हुआ है लेकिन इसके अंदर आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या इसके अंदर कोई बैठा हुआ है। तो उसके अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया मुझे नज़र आती थी कि इसके अंदर ये क्या चल रहा है आखिर, जो ये सब बातें इनके पास आ रही हैं और ये सब बातें हमारे तक पहुंच पा रही हैं। जब थोड़े और बड़े हुए तब समझ में आया कि ऐसा कुछ होता है। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है, स्टूडियो में एक आरजे होता है या एंकर होता है या उद्घोषक होता है, और फिर समझ में आया कि पूरी प्रोसेस के बाद वो आवाज़ हम तक आ रही है। पहले ये पता था कि भाई एक ही कोई स्टेशन होता है। फिर जब मैं भोपाल आया तो उस समय स्पॉटिफाई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उतने नहीं थे। जब हमको गाने सुनने होते थे तो हम रेडियो ही ट्यून किया करते थे और सफ़ेद कलर की ईयरफोन्स आते थे वो उस दौर के सभी लोगों को याद होंगे, एक कान में भी लगा करके सुना करते थे। तब तक भी पता नहीं होता था कि ये आरजेज होते कैसे हैं। एक बड़ी क्यूरियोसिटी एक रहती थी कि ये जो व्यक्ति उस तरफ से बोल रहा है वो कौन है। कभी वो ऐसे मौके नहीं मिले जिनसे हम उनसे रूबरू होकर के बात कर सके, संवाद कर सके। फिर धीरे धीरे ऐसे सेशंस होने लगे। ज़्यादातर आरजेस कॉलेजेस में गैदरिंग्स में आकर के बोलने लगे, तब अरे यार ये तो वही है जिसके बारे में हम जिसका शो हम सुनते हैं। तो आज ऐसा ही एक मौका बन पड़ा है। ये वो लोग हैं जो उस रेडियो के भीतर की दुनिया में रहते हैं और वहाँ से खबरें, संगीत और बहुत सारी बातें, किस्से, कहानियाँ, कविताएं आप तक पहुँचाते हैं। तो आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि रेडियो के भीतर वाली दुनिया में भी हम थोड़ा सा झांक पाएँ, वो उस रेडियो की खिड़की थोड़ी खोलें और उस पार की दुनिया का थोड़ा कुछ देख पाएँ, सुन सकें, समझ सकें। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी आरजेस का। और इसको ऐसे शुरू करते हैं कि जैसे आप अपना शो शुरू कर रहे हैं, जो आपकी शो की जो शुरुआती जो सिग्नेचर, हर एक आरजे का एक अपना अंदाज़ होता है शो शुरू करने का। तो एक एक ये शुरुआती सिग्नेचर स्टाइल आप लोगों का ये करते हैं, ताकि बहुत सारे लोग ऐसा भी होंगे जो जानते तो हैं कि आरजे पीहू हैं, आरजे वेद हैं शक्ल से, लेकिन जब तक आप उस मोड में नहीं आएंगे तब तक शायद वो आपको ना पहचान पाएँ। तो यहीं से शुरू करते हैं, वेद जी से शुरू करते हैं। Alright, first of all, thank you so much everyone. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for मुदित, because इन्होंने इतना कमाल का स्टार्ट जो है वो किया है, and it was a good try to make this panel discussion a radio show. So yeah, that's how I start. Hello, hi, welcome. सुप्रभात 92.7 बिग FM पर मैं पीहू आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये शो का नाम है भोपाल मेरी शान, प्रेजेंटेड बाय स्पॉन्सर दूसरा है तो यहाँ नाम नहीं लूँगी मैं बट थैंक यू सो मच मुदित फॉर दी वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड फॉर ऑल दी वार्मथ। और मुझे इतने स्माइलिंग फेसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। हमारे वाइस चांसलर सर यहाँ पर हैं। सो सबके लिए एक आपकी स्माइल्स के लिए कहना चाहूँगी कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। जब तक हम होश में आते आप फिर से मुस्कुरा दिए। क्या बात है। सो बिकॉज इन्होंने सुपर कहा है तो मैं नेक्स्ट शो अर्श का सुनना चाहूँगी। चलो शो की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं आरजे अर्श हूँ। ए फॉर अर्श मेरा नाम है। कोई
ऐसे दुविधा ना रहे, इसलिए एक बार ज़रा ऊपर की तरफ देखिए। अभी तो आपको छत दिखेगी, लेकिन छत के ऊपर कहीं ना कहीं वो अर्श है जो आज अभी आपके साथ में आपकी मॉर्निंग को बनाने के लिए मॉर्निंग नंबर 1, और यहाँ पे करेंगे हम टोटल फन। स्टे ट्यून्ड। बाकी अभी हम चलते हैं नेक्स्ट रेडियो पर। क्या बात है। ये हर आरजे का एक पेन है कि जब भी वो लोगों को ये बताते हैं कि वो एक आरजे हैं तो लोग कहते हैं बोल के बताओ। अब वो आरजे ये नहीं कह सकता कि मैं डॉक्टर भी हूँ, वरना वो कहेंगे इंजेक्शन लगा के दिखाओ तो। बट एनीवेज वही एक काम है। सो मेरा स्टार्ट बहुत ही सिंपल ही होता है। आई स्टार्ट लाइक दिस कि 94.3 माय एफएम पर वेद को सुन रहे हैं आप। एंड माशाल्लाह इस कमरे के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि जो लोग वाइल्ड स्टोन लगा के आए हैं वो निकलते हुए उनमें किसी और का एक्स महकेगा अभी। थैंक यू सो मच। आया ना मज़ा। एक और ऐसी आवाज़ है जो हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन कई बार वो आवाज़ मंच के पीछे से आती है। बहुत सारे लोग उनको ढूंढते रह जाते हैं कि ये इतनी सुंदर आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है। तो एक बार विनय सर से मेरा अनुरोध है कि वो अपने अंदाज में अपना जिस तरीके से वो उद्घोषणा शुरू करते हैं वो भी एक बार हो जाए प्लीज़। नमस्कार दिव्य सज्जनों, विश्व रंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है, जिसमें संवेदन की सुगंध, अनुराग राग के ललित बंध, मुखरित हर भाषा, हर बोली, शब्दों अर्थों की रंगोली, यह विविध कलाओं का प्रसंग, यह विश्व रंग, यह विश्व रंग। साहित्य और कलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विश्व रंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो अभी पीहू ने कहा कि मुस्कुराहट खत्म होती है और फिर आप मुस्कुराने लगते हैं। तो एक शायर कहते हैं कि हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो। और आगे कहते हैं कि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना न भूल जाया करो। तो ये आभूषण मुस्कुराहट का आपके चेहरे पर, आपके चितवन पर, आपके लबों पर हमेशा कायम रहे। ये दुआएं हैं और आप मुस्कुराते रहें तो ये शो और भी हसीन बन जाएगा। थैंक यू। ये माइक इतनी जादुई चीज़ है ना कि अभी देखा आपने, जैसे ही इन लोगों के पास माइक आया पूरा अंदाज इन लोगों का बदल गया। और ये जैसे वहाँ पर अभी ग्रीन रूम में हम लोग बातें कर रहे थे, उससे एकदम अलग एक दुनिया एकदम नज़र आ रही है। तो ये इसका कमाल भी थोड़ा बहुत होता है। ये इनसे दूर नहीं ले जा सकते आप, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी मुसीबत मेरी होने वाली है आज, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो इतने कमाल के बोलने वाले लोग हैं, इनके बीच में मैं क्या बोलूँगा, ये मेरी एक बड़ी दुविधा है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही बात करें। बहुत शुरुआती एक सवाल जो यूं देखा जा सकता है कि तीनों के लिए ये सवाल हो सकता है, ये आवाज़ का जादू आपने खुद अपने भीतर कब आइडेंटिफाई किया, और रेडियो जैसा फॉर्मेट, इससे आप कैसे जुड़े, और वो पहला दौर क्या था कि जैसे ही आप रेडियो में पहली बार आए, पहली बार स्टूडियो देखा, पहली बार माइक के पास पहुंचे, तो वो बहुत छोटी छोटी अपनी यात्रा अगर हम यहाँ से शुरू करें तो कोई भी शुरू कर सकता है। Alright, so मुदित, मैं कहूँगी कि हर घर में एक बच्चा होता है जो ज्यादा बोलता है ना, हर घर में होता है, बट इट डज नॉट मीन कि वो आरजे बन सकता है। और हम लोग इतने पुराने जमाने के भी नहीं हैं, so we had the awareness of radio. So मैं तो 10th standard तक I was an introvert child. मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती थी, but I was a very keen and very good observer. So I always wanted to be a public speaker. मुझे नहीं पता था कि कहाँ बोलना है, पर बोलना बहुत है, ये मुझे पता था. So I have done my masters in journalism and mass communication. So I was always focused that I have to be in the field of public speaking. और मैंने पहला रेडियो शो तभी किया था, आई एम वर्किंग विद 92.7 बिग FM, और मेरे मास कम्युनिकेशन के दौरान आई वर्कड एज एन इंटर्न विद बिग FM.
सो मेरे हॉस्टल में जिवाजी यूनिवर्सिटी के पास आउट हूँ, वहीं के मृगनैनी हॉस्टल में आई यूज टू स्टे. सो वॉकिंग डिस्टेंस पर एक CCD हुआ करता था, उसके ऊपर बिग FM का ऑफिस था. सो बिग FM के बहाने CCD जाते थे, CCD के बहाने बिग FM. और वहाँ से मैंने अपना पहला रेडियो शो, आई वोंट से दैट वाज अ शो, जो वहाँ पर RJ हुआ करते थे, उन्होंने मुझे मौका दिया था अपने शो पर बोलने का, तब मैंने बोला था. बट येस, ये मुझे अंडरस्टैंडिंग थी कि जब भी मैं RJs को सुनती थी तो कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं इसके जैसा बोल सकती हूँ, और दूसरा लगता है इससे तो अच्छा ही बोल सकती हूँ. है ना. सो ये दोनों चीज़ें, दोनों तरह के RJs मुझे सुनने को मिलते थे. सो आई ऑलवेज से ऑल दी एस्पायरिंग RJs और एस्पायरिंग पब्लिक स्पीकर्स कि यू लिसन टू द पीपल जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो. यू विल गेट द क्लैरिटी कि आप उससे 19 हो या 21 हो, आपको समझ आ जाएगा. सो आई हैव बीन अ वेरी वेरी गुड रेडियो लिसनर. मैं आज भी हूँ. आई एम अवेयर अबाउट देयर शोज टू, एंड आई एम अ पैशनेट लिसनर. मैं अर्श को भी सुनती हूँ, मैं वेद को भी सुनती हूँ, मैं खुद को भी अगर कभी कुछ इस तरह के शोज़ होते हैं जो मैंने रिकॉर्ड करके डाले, मैं खुद को भी सुनती हूँ. सो आई लव टू लिसन रेडियो, और मुझे रेडियो सुनना इतना ज़्यादा पसंद था कि मैं जब बोलती हूँ, आज मुझे आई हैव कम्प्लीटेड लाइक मोर देन 9 years इन भोपाल रेडियो, एंड आई इन्जॉय ईच एंड एवरी डे. आई जस्ट इन्जॉय बीइंग ऑन रेडियो. मुझे रेडियो के बारे में बात करना अच्छा लगता है. मैं आज यहाँ पर भी आई हूँ. आई गेस एवरीबडी, जो भी RJ होता है ना, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट रेडियो. और फिर हमें ये बातें समझ में नहीं आती कि इस इंडस्ट्री में पैकेज उतना ज़्यादा है, या इस इंडस्ट्री में काम कम है, या इसमें ज़्यादा है. वी आर वेरी मच पैशनेट अबाउट दिस थिंग. अदरवाइज रेडियो में भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं. There are managers also, there are HR, there are technical departments, there are like every other corporate office, there are different other genres also, but we are passionate of what we do. I love to speak about things. I always wanted to be like verbal and vocal about things. That is why I enrolled myself for mass communication, and I was clear this is what I have to do, and radio gives me a platform jahan par I can not only like just raise my voice, not I'm just being vocal about it, I can make people responsible towards the fact I want to do. For example, if we have to talk about certain movie, for example, we have to raise a campaign. हम लोग अपने अपने शोज़ के थ्रू भी, लाइक वेद, अर्श और मी, हमें इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि एक बंदा, मैं अकेली स्टूडियो में बैठकर पूरे भोपाल को किसी एक कैंपेन के लिए इकट्ठा कर सकती हूँ. एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग कि आपको पता नहीं होता कि आपके अंदर इतनी पावर है. देन यू रियलाइज नो, इट्स नॉट यू, इट्स रेडियो. सो मैं चाहती हूँ एक बार रेडियो के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं, बिकॉज जाने अनजाने में हमें नहीं पता होता व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस वी आर मेकिंग. सो मैं ऐसी हूँ जिस वजह से मैं रेडियो में हूँ, और शायद क्योंकि मैं रेडियो में हूँ इस वजह से मैं ऐसी हूँ. सो मी एंड रेडियो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रेडियो के अलावा क्या करूँगी. दो आई एम अ वेरी स्मार्ट गर्ल, आई नो आई कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. बट अभी भी मेरा, फॉर नाउ, अगर आप मुझसे पूछो, आई डोंट हैव एनी अदर प्लान बी. रेडियो भी जैसे सिनेमा की तरह, मूवीज़ के जैसे OTT आ गया है ना, वैसे रेडियो भी सालों में बदला है. अभी भी रेडियो के साथ पॉडकास्ट आया है, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू हैव लाइक एड्रेस दिस थिंग, दैट रेडियो पॉडकास्ट एंड करियर. I'm into podcasts also. Big FM gives me that liberty and that privilege. So अभी recently हमने एक podcast किया था, बिग कथा, जिसके लिए मुझे जो esteemed award है वो हमारे podcast को मिला है. That is Golden Mic Award. Nationally वो award दिया जाता है. We have received that award. Again, I'm coming up with one more podcast because I'm a happy mother too. So I'm coming up with Parenting Tales with Pihu. पॉडकास्ट पे भी Yes, हाँ जी. So this is what I'm just telling you कि these are the things जो कि रेडियो आपको देता है. It's not just about music, it's not just about what you are speaking. हम तीनों जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें पता है it's not just about talking. हम लोग और ही नहीं हैं कि I talk so I'm a talker. We make sense. हमें पता है हमें क्या बोलना है. So हर बच्चा बोलता है, लेकिन उस बच्चे को क्या बोलना है अगर उसे पता है, definitely you can be an RJ. Thank you. Wow. Such enlightening session with पीयू. So एक बार पीयू के लिए जोरदार तालियां हो जाएं यार. Come on. Right. Okay. So रेडियो शुरू कैसे हुआ हम उस पर बात कर रहे हैं, और जब पीयू बोल रही थी तो मैं उसको तो डेफिनेटली सुन ही रहा था.
मैं ऐसा बोलता हूँ मैं मल्टीटास्क किंग हूँ ऐसा मजाक में ही सही। सो मैं अपनी जर्नी के बारे में भी सोच रहा था कि रेडियो कैसे शुरू हुआ। सो अगर देखा जाए तो मैं हमेशा करता हूँ कि ये एक जो ठीकरा होता है मैं इस पर फोड़ देता हूँ कि मैं लिबरा हूँ यार। सो मुझे ना डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मैं एक चीज़ पर डिसाइड नहीं कर पाता, लेकिन जब मैं डिसाइड कर लेता हूँ फिर मुझे उस चीज़ से हटा भी नहीं सकता कोई। सो ये वैसे ही एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी वैसा कुछ है? हाँ ये है वैसे ही बस लेकिन कमिटमेंट जो है हाँ माई ओन ट्रेड आई हैव। सो मैं मतलब बहुत लेट मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैं डिसाइड नहीं कर पाया था कि यार मुझे करना क्या है। सो मैंने बीएससी कर लिया, वो भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा था मैं। उसके बाद किसी ने बोला कि यार एमबीए में स्कोप है, मैंने एमबीए कर लिया। एमबीए किया तो वो भी मुंबई से किया मैंने, यूनिवर्सिटी मुंबई। सो वहाँ से जब मुझे एक ऑफ़र आया इंटर्नशिप का, सो इंटर्नशिप में मुंबई से मैं भोपाल ही आया इंटर्नशिप करने के लिए। सो उन्होंने मुझे दिया था 2 से ढाई महीने का वक्त अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। सो क्योंकि भोपाल तो मैं रहा हूँ, मेरा घर है भोपाल में से, मैं बहुत चीज़ें यहाँ की जानता हूँ। सो मैंने वो जो 2-2.5 महीने का प्रोजेक्ट था वो 1 महीने में ही कंप्लीट किया। मुझे लगा कि चलो 15 दिन कम से कम जाएंगे, गोवा घूम कर आएंगे। सो वैसे तो मैं चला गया। फिर जब वापस आया उसके बाद फिर मेरे पास 1 महीना था कि मैं क्या करूँ। सो शुरू से मेरी आदत थी कि मैं बैठ नहीं सकता यार एक जगह, वो चुलबुला बच्चा होता है ना, वो था मैं। तो मैंने कहा कुछ तो करना चाहिए, अब क्या करें। तो मैंने कहा चलो यहाँ रेडियो है, एक बार जाकर देख कर आते हैं। सो रेडियो में मैंने इंटर्नशिप की और वो भी एक बार में मुझे मिली नहीं क्योंकि उनके पास कोई स्लॉट नहीं था। सो मैं 8 दिन कंटिन्यूसली रोज़ जाता था मैं कि आज है क्या, आज है क्या, आज है क्या। बोले अबे आज नहीं होता, वो है ही नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि ये रोज़ ही आ रहा है यार, तो चल ठीक है आ जाना तू कल से। ऐसे करके मैं रेडियो में एंटर हो गया। और उसके बाद मुझे सिर्फ 20 से 21 दिन मिले थे रेडियो में एज एन इंटर्न काम करने के लिए। सो मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा क्योंकि मैं आया था एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय उनके लिए बन के। हालांकि मैं इंटर्न था लेकिन मैं कॉर्पोरेट जैसे काम कर रहा था। सो वही इंस्टीट्यूशंस में मैं जा रहा था, तो वही लोगों से मैं मिल रहा था, वही डिस्कशन कर रहा था, वही जो प्रोडक्ट थे उनको डिस्प्ले कर रहा था। फिर जब मैं रेडियो में था मैं फिर ही उन लोगों के पास गया, फिर मैंने उन्हीं लोगों से बात करी। लेकिन इस बार जो रिस्पॉन्स था वो एकदम ड्रास्टिकली अलग था। मतलब जो लोग मुझसे बोलते थे हाँ प्लीज़ आइए बैठिए, हाँ क्या अच्छा ये प्रोडक्ट है, वो मुझसे मिलने लगा, ओ यस आप यहाँ से हैं, वाह क्या बात है, आइए आइए बैठिए बैठिए। तो ये एक डिफरेंस तो मुझे लगा कि ये एक डिफरेंस तो है जो रेडियो कहीं ना कहीं आपके सामने वाले से जो आप अप्रोच करते हो उसमें आ जाता है। सो जो पहला जो कीड़ा मुझ में आया रेडियो का वो वहीं से ही आया कि यार ये मीडियम कुछ अलग है जहाँ पर आपको रिस्पॉन्स तो अच्छा मिलता है। तो उसके बाद फिर मैं वापस गया, 1 साल और मेरा एमबीए का बचा हुआ था, मैंने एमबीए किया। और उस टाइम पे मैं ऐसे क्लियर हो गया था कि मुझे मीडिया एंड कम्युनिकेशन में ही जाना है, या तो मैं एडवर्टाइजिंग मोस्ट ऑफ द मोस्ट वहाँ जाऊँगा। तो फिर एक बहुत बड़ा एक पीरियड होता है 1 साल का जब आप वहाँ पे रहते हो, पढ़ते हो। फिर आप जब एमबीए कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में रहता है कि यार नौकरी तो यहीं से लेनी है, प्लेसमेंट लेना है। सो प्लेसमेंट के टाइम पर आई एम श्योर यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे रह रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी हैं, आपके रूममेट्स भी होंगे, हैं किसी के रूममेट्स यहाँ पर? ऐसा कोई है? सब आई कैन इमेजिन दैट। सो जब तक हम एक रूम में 4 लोग रहते थे, तो जब तक चारों में से किसी का सिलेक्शन नहीं होता सब लोग चिल में थे कि हाँ ठीक है ये नहीं तो अगली कंपनी में हो जाएगा, ये नहीं अगली कंपनी में हो जाएगा। जैसे ही पहले का प्लेसमेंट हुआ सो खलबली मच गई सब में कि यार प्लेसमेंट हो गया, अब तो लेना पड़ेगा, अब तो लेना पड़ेगा। फिर ये भी ऐसे 15-20 दिन का ही होता है। फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा जब शांत माहौल हुआ दूसरे का प्लेसमेंट हो गया, पहले वाले की ज्वाइनिंग आ गई। तो उस बार तो ऐसा लगा कि अब कुछ भी हो जाए अब तो प्लेसमेंट लेंगे, मीडिया एडवर्टाइजिंग जो लेना है वो तो फिर बाद में देखेंगे, जाएंगे तो जाएंगे। सो फिर ये मतलब एक जो कीड़ा आ गया था वो फिर से थोड़ा सा शांत हुआ और उसके बाद मैं एक बैंक में मैनेजर बनकर प्लेस हो गया। और फिर ये बात अगर बैंक मैनेजर्स को पता चल जाए बेहोश हो जाएंगे वो कि उनके नाम पे भी कि बैंक मैनेजर्स को भी ऐसे तालियां मिल सकती हैं क्या? तो मैंने 1 साल काम किया, लेकिन जब तक वो जो छोटा सा बीज पड़ा था जहन में कि यार रेडियो में कुछ तो अलग होता है, उस टाइम पर वो अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा था। और जब 1 साल आपने वो एक
प्रॉपर कॉर्पोरेट देखा कि आपको डेली शेव करके जाना है, आपको कोट ही पहनना है, आपको HNI से ही मिलना है, आपको उन्हीं को वैसे ही ग्रीट करना है। सो मुझे मेरे इंटर्नशिप के वो पहले वाला महीना याद आ रहा था कि यार ये तो मैं वही जी रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं यार, मैं तो अलग टाइप का इंसान हूँ, मुझे ये करना नहीं अच्छा लग रहा है। पैसा बहुत है आपके पास में टाइम भी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें खरीद सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सेटिस्फेक्शन अंदर नहीं डाल सकती आपके। सो फिर एक साल भी क्या, मतलब मैं ये बात हर किसी जगह पर बताता हूँ कि मैंने पूरे 365 दिन काम किया बैंक में, गिनकर 365 डेज। 3rd of April मैंने ज्वाइन किया था, 2nd of April मैंने छोड़ दिया, और वो भी गिन के अच्छा 45 डेज का नोटिस पीरियड होता है, तो 45 डेज कब पूरे हो रहे हैं, मैंने तब नोटिस पीरियड शुरू किया। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगा एडवर्टाइजिंग में ही, और मैं यहाँ से जॉब छोड़कर और चला गया वापस मुंबई कि मुझे तो अब मीडिया में ही जाना है, एडवर्टाइजिंग में ही जाना है। फिर ये मुझे एक आइडिया था कि काम कैसे होता है, लेकिन काम क्या होता है ये भी सीखना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और मुंबई के बारे में बात कही जाती है कि मुंबई पहले आपका जो आउटर सर्कल होता है, आउटर शेल होता है, पहले उसको तोड़ता है, आपको सिखाता है और उसके बाद आपको काम देता है। तो वही मेरे साथ में भी हुआ कि मैं ऐसे जोश में गया था कि मैं क्रिएटिव हूँ यार, ऐसे 6 महीने के 2 दिन में मेरी नौकरी लगी। मैं जहाँ अप्लाई कर रहा था सब ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर रहा था मैं। फिर 3 महीने 4 महीने बीते, जब आपको पता लगता है कि यार यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर वो एक डाउट भी आना शुरू होता है कि क्या सच में मैं इसके लिए बना हूँ या मैं बन पाऊंगा। तो फिर वहाँ से ये हुआ कि यार मुझे कुछ तो करना ही है, और एक लास्ट ट्राई करने के लिए मैं एक छोटी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में गया जहाँ पर उन्होंने मुझे हायर कर लिया। फिर वहाँ से मीडिया के साथ में कनेक्शन मेरा शुरू हुआ। फिर कुछ हुआ कि मुझे 1 साल बाद वापस आना पड़ा, और उसके बाद जब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि अभी कुछ नहीं कर रहा तो इंटर्नशिप कर लेना फिर से रेडियो में। फिर मैंने इंटर्नशिप शुरू करी और फिर मैंने रेडियो को सीखा, अंदर से देखा, जो उसके चैलेंजेस थे वो मैंने फेस किए। क्योंकि हमेशा लगता है कि यार रेडियो में क्या है, माइक ऑन करके बोलना ही तो है, लेकिन जो रेडियो को सीखने का जो एक पूरी प्रोसेस होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जब आप रेडियो सीख रहे होते हो तो आपको पता चलता है कि यार रेडियो सिर्फ बोलने का काम नहीं है, रेडियो क्या बोलना है इसका काम है। सीखने वाली बात पर हमें और अभी आगे बात करेंगे, पहले वेद से उनकी छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। पता नहीं सपने किसके होते होंगे, मेरा तो आलस था। क्या करना है, मैं कॉलेज में हमेशा यही सोचा करता था कि कोई ऐसा भी काम है क्या जहाँ कुछ काम ना करना पड़े। Here I am। बट आवाज़ का, जैसे आपने बोला था कि आवाज़ अच्छी है, मुझे तो नहीं पता था कभी आवाज़ अच्छी है। जब रेडियो ज्वाइन कर लिया तो लोगों ने कहा अच्छी है, तो मैंने मान लिया शायद अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो किसी छोटे से गांव से होंगे। कोई है आवाज़ हाथ उठा करके थोड़ा सा बताइए, छोटे गांव से। यार हम जो छोटे गांव वाले लोग हैं ना, हमारे पास में चॉइस है ही नहीं। हमारे पास में हमें नहीं प्लान बी मिला है। हम सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि हमारे पापा जब आए सामने तो 4 लोग जो चेयर पे बैठे हैं वो उनको कुर्सी दे दें, और हम बस उसी के लिए काम करते हैं। और बस उसी के लिए करता चला आया। छोटी सी जगह से था, ज़्यादा पता नहीं था रेडियो का, तो सीखता गया, करता गया। लंबी जर्नी थी, लगभग 2-2.5 साल तक स्ट्रगल था। उसके बाद में फाइनली मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली थी कमर्शियल रेडियो में, बट लेटर ऑन मिल गई जब सीख लिया। क्योंकि मैं इस चीज़ की कभी भी ये नहीं करता कि मैं 2.5 साल मैंने चक्कर काटे हैं, मैंने देश के सारे FM स्टेशन में कॉल करके बोला मुझे इंटर्नशिप दे दो। बट जब उनको लगा कि उनके लायक हूँ तो उन्होंने जगह दे दी, एंड ये यहाँ पर है। तो बस इतना ही है। लगभग 8-9 साल हो गए रेडियो करते हुए, और कभी भी बोर नहीं हो पाया हूँ इस, क्योंकि यार सोचो ना, बाकी कामों में आप काम से वक्त मिलता है तो जो करते हो वो हमारा काम है। तो उसके लिए मेरे पूरे घर वाले, मेरा पूरा सर्कल, फ्रेंड सर्कल यही कहता है कि तुमको इस बात के पैसे मिलते हैं, तुमको जोक मारने के पैसे मिलते हैं, सीरियसली। तो अब ये काम है तो इसको कौन नहीं पसंद करेगा। दैट्स इट, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ध्वनियाँ जब सुर में होती हैं तो संगीत हो जाती हैं, जब बेसुर हो जाती हैं तो शोर में तब्दील हो जाती हैं। तो जब हम रेडियो में या आवाज़ वाले प्लेटफॉर्म पर बातचीत कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है हम उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले इसकी ट्रेनिंग पर भी बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि बस सुनते चले जाओ। उनकी आवाज़ में एक अलग किस्म की लय है और बोलना भी बहुत सुरीला होता है।
तो जब आप लोग आरजे बन रहे थे, अपने ट्रेनिंग के दौर में थे, तो ये कितना ज़रूरी है जो नए लोग हैं, जैसे आप ज़्यादातर लोगों ने यही बात कही कि अच्छी आवाज़ है और तो आरजे बन जाओ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कुछ मामले में शायद हो सकता है। तो ये किस संगीत की ट्रेनिंग तो कोई गाना सीख करके ले सकता है, लेकिन बोलने की ट्रेनिंग कोई कैसे लेगा और उसको कैसे साधेगा? तो इसमें आपके क्या अनुभव रहे और किस तरीके से आप लोगों ने अप्रोच किया, और जो नए लोग हैं वो कैसे इसको साध सकते हैं? कुछ छोटी छोटी बातें हम सुनते हैं सभी से। ऑलराइट, सो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जो मेरे इंटर्न्स हैं या जो लोग कभी मेरे से सोशल मीडिया पर मिलते हैं, हमारे पास आजकल फ़ोन्स हैं, बहुत ही बेसिक सा तरीका है, आप उस पर रिकॉर्ड करो। अगर आप खुद सुन सकते हो, खुद उस पर ताली बजा सकते हो, देन यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, या मैं बहुत ड्रामेटिक बोल रहा हूँ, या मैं बहुत रिदमिक बोल रहा हूँ, या मैं बहुत आरजे टाइप्स बोल रहा हूँ, बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग कि कई बार आते हैं रेडियो पर बोलने के लिए, जब उनका ऑडिशन होता है तो दे प्रिटेंड टू बी समवन। उन्हें ऐसा लगता है कि आरजे ऐसे ही गा गा कर रिदम में बोलता है 92.7 बिग एफएम से मैं हूँ फ्यू। सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो अगर आप खुद को सुन सकते हो, आपको लगता है यू आर परफेक्ट, बिकॉज हम लोग आज जब खुद को सुनते हैं, हम अपनी कल की लिंक से आज को बेहतर मानते हैं। जो मेरा फर्स्ट टाइम शो हुआ था, मुझे याद है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती थी, अभी भी मैं उतना धीरे नहीं बोलती हूँ, बट इमेजिन करिए मेरा पेस बहुत हाई था। सो दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। मेरे सीनियर्स ने, जो मेरे मेंटर्स होंगे, उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि पीहू, तुम्हारा जो मतलब प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा है, जो तुम आर्टिकुलेट करती हो वो अच्छा है, बट स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, इसे कंट्रोल करो तो शब्द अच्छे से क्लैरिटी के साथ बाहर निकलेंगे। उस ट्रेनिंग का इतना असर हुआ कि हाँ, नाउ व्हाटएवर आई स्पीक, आई लव दैट। क्या बात। थैंक यू। वेद, आई थिंक हर आरजे ने, जिसने भी शुरू किया है, या तो करियर की शुरुआत में चिल्ला के बोला है, या बहुत ही तेज बोला है, या फिर इतना ज़्यादा घुमा फिरा के, जैसा कि भी पीहू ने बोला कि अरे मैं इसके बाद ये बोल रहा था तुम लोगों को, यार इसकी ज़रूरत नहीं है। सो अभी भी लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही है, रेडियो मतलब गुड मॉर्निंग भोपाल। अब नहीं है रेडियो वो। अब रेडियो वही है जैसे पीहू इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरह से एज इट इज़ हम लोग रेडियो पर बात करते हैं। जितने ओरिजिनल, जितने नेचुरल आप हो सकते हैं, जितने नेचुरल हैं उतने ही रहिए। बस ये हो कि आपका पेस क्या होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा बोला कि पीछे वालों को समझ ही नहीं आया, ना ऐसा होना चाहिए कि पीछे वालों के कान फट जाएं। तो बेसिक कितना होना चाहिए, एक फ्लो क्या होता है, क्लैरिटी क्या होती है, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। और वो चीज़ें, जैसा पीहू ने बोला कि आप रिकॉर्ड करके खुद सुनिए। एज अ लिसनर आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई में हो सकता है? अपने आसपास के अच्छे दोस्तों को, बुरे दोस्तों को नहीं, वो तो बोले अरे क्या बोल रहे हैं यार। हाँ, तो अच्छे दोस्तों को सुनाइए, वो बताएंगे कि कितना सही बोल रहे हो। बहुत अच्छी बात। अर्श, ओके, सो रेडियो मतलब मैंने तो ऐसे प्रैक्टिकली ही कर करके ही सीखा है, और मैंने भी यही सीखा है कि जितना आप नेचुरल रह सकते हैं उतना आप नेचुरल रहिए, तो वही रेडियो है मेरे लिए। और मेरे लिए रेडियो एकदम ज़िंदगी जैसा है, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट क्या आने वाला है आपको नहीं पता। आप प्लेलिस्ट लगाते हो तो आपको पता होता है कि नेक्स्ट गाना तो अब ये आएगा ही, या फिर इन सेट ऑफ सॉन्ग्स में से ये गाना आने वाला है। रेडियो ज़िंदगी जैसा है मेरे लिए कि अब नेक्स्ट गाना कौन सा आएगा, आरजे आकर क्या बात करेगा, आपको क्या सुनने को मिल जाएगा, वो आप नहीं जानते। और वैसा ही अगर आप ज़िंदगी को रेडियो तक ला सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप आरजे बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो युवा महोत्सव चल रहा है और मंच पर हमारे साथ एक वरिष्ठ युवा साथी बैठे हुए हैं जो इस पूरी ट्रेनिंग के बारे में काफ़ी बातचीत करते हैं, और बहुत सारे युवा साथी उनके पास आते हैं कि हमें भी आपके तरह बोलना सीखना है, इसके क्या तरीके हो सकते हैं, क्या आप सिखा सकते हैं। तो सर, क्या तैयारियां होती हैं और क्या इसको कैसे तरीके होते हैं इसको साधने के? छोटी कुछ टिप्स अगर आप दे पाएँ अपने अनुभव से तो नए लोगों के लिए काफ़ी मदद होगी। थैंक यू मोदित। जब ये तीनों मेरे
बाद की जनरेशन में कह सकता हूँ, मेरे बाद की जनरेशन के तीनों आरजेस जिनके संसार में रेडियो अलग तरह से आया, लेकिन मेरी दुनिया में रेडियो बहुत अलग तरह से आया था। तो ये जो समय का जो अंतर है वो मेरे बोलने में भी आपको नज़र आएगा कि दरअसल आज की जो दुनिया, जो आवाज़ें रेडियो से झर के बाहर आती हैं और उन आवाज़ों को हम इन आरजेस के रूप में पहचानते हैं, लेकिन मेरी दुनिया में, मेरे कानों में जिस रेडियो से झरती हुई आवाज़ पहुंची थी मेरे बचपन में, वो आवाज़ें कुछ और थीं। वो बहुत तराशी हुई, बहुत अनुशासित आवाज़ें थीं जो ज़िंदगी के एक अलग फ़लसफ़े से निकल कर आती थीं, और वो कमोवेश वही बात कहती थी जो ज़िंदगी से जुड़ी बातें होती थीं। अब वक्त बदल गया है, यानी मैं आकाशवाणी की बात कर रहा हूँ, और आकाशवाणी में तब नायक की तरह उद्घोषक हुआ करते थे। अब ये ग्लैमर अलग तरह से इन लोगों के आसपास आता है, सिमटता है, लेकिन तब उद्घोषकों को ये, उनके बारे में एक ऐसी जादुई दुनिया हमारे सामने आती थी कि क्या कभी अमीन सयानी हमारे सामने आएंगे, क्या तबस्सुम कभी हमारे सामने आएंगी, या स्वतंत्र कुमार ओझा जिनकी आवाज़ मेरे कान में पड़ती थी, कभी गायक के रूप में भी और कभी उद्घोषक के रूप में भी। तो तब हम एक अजीब किस्म के ख्यालों में भरे होते थे कि ये आवाज़ें जो इस डब्बे से तैर कर चढ़ती हुई हमारे कान में पड़ती हैं, ये कहाँ से आती होंगी। तो वो कौतूहल तो हमारे पास भी था, लेकिन वे आवाज़ें कैसे हमारे एहसासों से, हमारी रूह से जुड़ जाती थी, और मैं तो आज भी उनको अपने आप से अलग नहीं मानता। लेकिन मेरी ज़िंदगी में रेडियो कब आया, अब ये भी मैं बता दूं, आज मौका आया है। तो देखिए, मैंने भी अपनी कॉलेज लाइफ लगभग पूरी की थी और मैं खंडवा में पढ़ता था। 1981 की बात है और लगभग मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो रहा था, और मैं एक गायक के रूप में अपना कैरियर देख रहा था। तो तब मुझे कहा गया कि आकाशवाणी इंदौर जाइए और वहाँ सबसे पहले तो आप जिस उम्र के हैं तो युवाणी में ऑडिशन दीजिए। पहले बहुत सख्त ऑडिशन हुआ करते थे, इनके लिए तो फिर भी बहुत खुली दुनिया है दोस्त, लेकिन तब बहुत सख्त ऑडिशन से गुजरना पड़ता था आवाज़ों को, और तब एक कमेटी होती थी जो तय करती थी कि हाँ, इसमें संभावना है कि नहीं है। तो मैं 1981 में मैंने आकाशवाणी इंदौर में जाकर ऑडिशन दिया बतौर गायक, और मैं सिलेक्ट हुआ। तो पहला माइक्रोफोन जो मेरे हिस्से में आया, और वो भी रिकॉर्डिंग की तरह नहीं आया, मुझे कहा गया कि आज ही आपका लाइव है। अब पहली बार मैं आकाशवाणी में लाइव, तो मैंने सैफुद्दीन सैफ की गज़ल गाई थी, करीब मौत खड़ी है ज़रा ठहर जाओ, खिज़ां से आँख लड़ी है ज़रा ठहर जाओ। तो मैं पहले एक बतौर गायक मेरा रिश्ता रेडियो से बना, और उसके बाद 1986 में, 1986 में जब मैं अपने कैरियर की तलाश में अपने कुछ सपनों को लेकर उस कस्बे से राजधानी आया, और यहाँ जब मुझे लगा कि यहाँ भी रेडियो को हमसफ़र बनाया जाना चाहिए, तब मैं गया और मैंने वहाँ ऑडिशन दिया। तो मैं युवाणी का कॉम्पेयर बना। तब ऐसी पीयू जैसी एक संगीत साथी हमारी होती थी, और साथ में हम लोग को शाम को वो युवाणी का कार्यक्रम पेश करना होता था, और तब हम लोग को एक क्यू शीट मिलती थी जिसके आधार पर हमको उस प्रोग्राम को करना होता था। ये छूटें बहुत कम मिलती थी कि हम अपनी तरह से कहीं कुछ कह जाएं। बहुत सलीके से, बहुत डिसिप्लिन में उन चीज़ों को कहने का एक इल्म जो है वो हमको खुद अख्तियार करना पड़ता था। तब मुझे हरिहरन की गाई हुई गज़ल की वो पंक्तियाँ याद आती रहीं कि जब कभी बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। तो एक एंकर को, एक आरजे को, तो ये होना चाहिए कि आप छोटे समय बहुत सारा कह पाएं। तो छोटे से में बहुत सारा कह पाए और बहुत सारा बोला, लेकिन बोला तो बहुत, लेकिन कहा कुछ नहीं है। बोलना जब कहने में तब्दील होता है, तब आरजे एक सार्थक आरजे, एक सफल आरजे बना जाता है। वाह वाह। दुर्भाग्य से आज बोला बहुत जाता है लेकिन कहा नहीं जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा कि ये दुनिया ही ऐसी है, लेकिन फिर भी बोलना भी अपने आप में एक फ़न है। और बोलने का जो फ़न आता है ये आसान नहीं है। ये जिस तरह से अभी हमारे तीनों आरजे बात कर रहे थे, आपको लगता अब गए अब गए अब गए, लटके भटके सुर पता नहीं कहाँ कब कहाँ जाके पहुँचेगा, सेंटेंस शुरू तो यहाँ से किया था, ख़त्म कहाँ होगा। ये सारी चीज़ें आसान होती नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे मुसलसल रियाज से आपके पास आती है। अच्छे आरजे को सबसे पहले अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। मैं अक्सर कहता हूँ कि आवाज़ों से इश्क करना सीखिए। केवल अपनी आवाज़ से प्यार मत करिए,
बहुत सारी आवाज़ें इस ब्रह्मांड में तैर रही हैं। इन आवाज़ों को सुनिए, इन आवाज़ों का पोत क्या है, इसको देखिए। एक कतरा कतरा आवाज़ कैसे आगे बढ़ती है, उठती है, गिरती है, कहाँ से चली, कहाँ पहुँची। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो आवाज़ों की जो दुनिया है, वो आवाज़ों की दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी आप आसानी से उनको सुन लेते हैं। लेकिन इस आवाज़ के साथ एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बतौर उद्घोषक मैंने जिस लेसन को, जिस सीख को सबसे पहला, कि आवाज़ के साथ अल्फाज की शाइस्तगी क्या होती है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अल्फाज यानी कि शब्द, यानी कि भाषा। तो आपके पास आवाज़ तो है, लेकिन आप किस अल्फाज का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास यकीन भी है, भरोसा भी है, विश्वास भी है, 3 शब्द हैं आपके पास, लेकिन कहाँ यकीन कहना है, कहाँ भरोसा कहना है, कहाँ विश्वास कहना है, कहाँ पानी कहना है, कहाँ जल कहना है, कहाँ नीर कहना है। ये सारी की सारी चीज़ें एक आरजे के पास, एक उद्घोषक के पास होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कहे जा रहे हैं, अब आपके शहर में जल संकट है और आप कहते हैं कि नीर का संकट है, तो बड़ा अटपटा लगेगा भाई। तो फिर वो नीर भरी दुख की बदली महादेवी की पंक्तियां हैं, तो लगेगा कि अरे यार ये तो छायावाद में पहुंच गए, और वहाँ छायावाद की कवियत्री महादेवी वर्मा ऐसा कहती हैं। तो आपको कहाँ जल कहना है, कहाँ नीर कहना है, कहाँ पानी कहना है, और ये तत्काल सोचना है। आपके पास में बहुत ज़्यादा रियाज का वक्त नहीं है, अचानक कहना है। अब ये पता पड़ा ऑन एयर है, और अचानक भोपाल का मौसम बदल गया है, और भोपाल में तो मौसम पल में बदलता है और अचानक इतना खूबसूरत हो जाता है, एक सुंदर लैंडस्केप बन जाता है हमारा भोपाल। पता पड़ा देखते देखते शुरू तो हुए थे तेज़ धूप के साथ, अचानक 4 बजे हो आप ही हैं रेडियो में, और अचानक सुंदर सी बदलियां घिर गई हैं, झील के पास लहरें उछल रही हैं, सुंदर सा पीछे से झांकता हुआ भोपाल दिख रहा है। अब भोपाल झांक रहा है, ताजुल मसाजिद की मीनारें आसमान से बातें कर रही हैं, पीछे से पुराना शहर, ये झील है। अब आप क्या कहेंगे? तो अब आपको बहुत ही पोइटिक अंदाज में अचानक बदल जाना था। अभी थोड़ी देर पहले कुछ और थे आप, लेकिन अचानक आपको बदलना है, और ये जो बदलना है तब आपकी परीक्षा होती है कि आप इस भोपाल को, इस शहर को कितना और कैसा जानते हैं। इसलिए एक आरजे को केवल एक आवाज़ का मालिक होना ज़रूरी नहीं है, उसके पास में एक भरी पूरे ज्ञान के साथ खड़े होकर, आत्मविश्वास के साथ खड़े होने की ताकत उसके पास होनी चाहिए। और ये आता है तब जब आप जिंदगी को कैसा देख रहे हैं। ये जो 2 आंखें हैं ना आपकी, एक तीसरी आंख भी होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन होती सबके पास है। ये तीसरी आंख को जगाते हुए आपको काम करना होता है, और तत्काल आपको सोचना है। तब कहीं पढ़ा हुआ, सुना हुआ, किसी का कुछ कहा हुआ अचानक आपके जहन में कौंधता है, और आप उस सहारे से अपने उस वक्त को पार कर जाते हैं। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि आप जो भी इस दुनिया में, इस रेडियो की दुनिया में आना चाहता है, देखिए रेडियो पॉडकास्ट सबके लिए अब तो आज़ाद हो गए हैं सब। कभी भी कोई भी अपना बना सकता है, यूट्यूब पर अपना डाल सकता है। इतनी खुली खुली सी दुनिया हो गई है अब तो। लेकिन इस खुली सी दुनिया में भी आपको अच्छा और बहुत डिसिप्लिन्ड आरजे अगर बनना है, पॉडकास्टर बनना है, तो इन तमाम चीज़ों को आप बहुत गौर से सीखिए। देखिए भीड़ तो बहुत सारी है, इस भीड़ में से अलग होना ही अपने आप में चुनौती होता है। तो देखिए बहुत सारी आवाज़ें आपके आसपास तैरती हुई होंगी, लेकिन कुछ आवाज़ें हैं जो तैर कर चली नहीं जाती है, आपके पास ठहर जाती हैं, आपसे बात करती हैं, आपसे गुफ्तगू करती हैं। वो आवाज़ें आपकी सगी आवाज़ें बन जाती हैं। तो जो भी नए बच्चे जो इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, मेरा उनसे अपने तजुर्बे के साथ जुड़कर ये लेसन है उनको मैं देना चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ जो आपको मिली है, देखिए आवाज़ तो बाज़ार में खरीदी नहीं जाती, आपको जो मिली है वो मिली है, लेकिन उसको किस तरह से पॉलिश करें आप, उसमें किस तरह से संस्कार की छौंक डालें आप, है ना। ऐसा कहते हैं ना, विद्या विनयेन शोभते। अब मेरा नाम विनय इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ये लेकिन विद्या विनय से शोभा देती है, यानी आप कहते कैसे हैं किसी चीज़ को। तो मैं बता दूं कि ये जो हमारा जो संस्थान है जो कि विश्वरंग आयोजित करता है, और विश्वरंग ने ज़रूरी समझा कि आप जो इस वक्त इस सारी जनरेशन के साथ में रेडियो के ज़रिए बात करते हैं, और इतने सगे सगे से आप इन लोगों के साथ रिश्ता बनाए हुए हैं, लेकिन इन सबके सपनों में भी एक आरजे बनने की ख्वाहिश है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि
ये तीनों साथी जो अपने तजुर्बों के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी आप मिले, बात करें। लेकिन जो बातें मैंने अपने अनुभव से आप सब तक पहुंचाई है, एक अच्छा आरजे बनने के लिए, एक अच्छा पॉडकास्टर बनने के लिए, ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है खूब अच्छा, पहले तो बहुत सारा सुने, खूब अच्छा पढ़ें, खूब सारी बातें करें। जो आवाज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनको बार बार सुने। आप देखिए कि किसी ने, देखिए एक शब्द एक वाक्य है, 4 लोग बोलेंगे, अलग अलग तरह से बोलेंगे। मेरी तरह ये नहीं बोलेंगे, इनकी तरह मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन आप जिस भी मौलिकता में अपनी बात को कहते हैं, वो किस अंदाज में आपने कही है, आपने कितना उसको अपने मन से, अपने हृदय से, अपने अनुभव से घोल कर बाहर निकाला है, यही दरअसल असर पैदा करता है। हमारा जो संस्थान है उसका अपना एक कम्युनिटी रेडियो है, जो रेडियो पार्टनर भी है, और वो युवास के नाम से जाना जाता है। युवास के बच्चे कहाँ बैठे हैं? हाथ ऊंचा करो। वेरी गुड। दृष्टि कहाँ है? ठीक है, दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारा बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारी जानकारी सर के अनुभवों से हमको यूं ही वैसे भी मिलती रहती है। तो सर मैं देखता हूं जहां पर भी सर मिलते हैं, लोग उनको घेर कर के खड़े हो जाते हैं कि हमें भी इस फील्ड में आना है, बताइए क्या करें। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है कुछ नोट्स बना रहे होंगे। ट्रेनिंग की बात तो हमने थोड़ी देखी, थोड़ा करियर की तरफ देखें तो रेडियो जैसा पहले था, जाहिर सी बात है सारे प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं तो रेडियो भी बदल रहा है, बदला ही है। तो ये जो बदलाव का दौर आया और ये मोबाइल जब इतना ज़्यादा स्मार्ट हो गया कि आप इसी से एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके उसको ऑनलाइन लॉन्च भी कर सकते हैं। तो जब अब इसको केवल रेडियो ना कह करके पूरी एक ऑडियो इंडस्ट्री जब आप मानने लग जाएंगे, तो वो इंडस्ट्री अब से कितनी बड़ी है, कितनी और संभावनाएं उसमें हैं, और क्या जो आवाज़ का व्यक्ति नहीं है या जिसने कोर्स नहीं किया है, मीडिया में कोर्स नहीं किया, ब्रॉडकास्टिंग में कोर्स नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ की दुनिया में कुछ करना चाहता है और उसके पास ऐसे रिसोर्सेस हैं, मान लीजिए कि वो, हाँ जी प्लीज़ देख लीजिए पीछे, भूख लग गई होगी, कोई बात नहीं, समय हो रहा है लंच, हाँ ये भी बात है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये कितनी बड़ी है और इसमें क्या संभावनाएं रेडियो के साथ साथ और रेडियो से इतर ऑडियो में ही, आप में से जो भी जवाब देना चाहें या आपस में भी जवाब दे सकते हैं। आई थिंक बाकी सारी चीज़ों का नहीं पता, बट मुझे जो लगता है कि आने वाले समय में जो फ्यूचर में आप लोग देखेंगे वो होगा ऑडियो थिएटर्स, जहाँ पर आप बस एंटर होंगे, लाइट्स बंद होंगी, ऑडियो ड्रामा प्ले हो रहा होगा और आप बस इमेजिन कर रहे होंगे। क्या हो रहा है ना, वीडियो ने हम सबको बहुत ही ज़्यादा आलसी बना दिया है। हम रील्स देख रहे हैं, हमारा पेशेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप देखिए कि पहले हम यूट्यूब पर वीडियो देखा करते थे, बड़े बड़े वीडियोस हुआ करते थे, अभी 15 सेकंड का रील भी हम 3 सेकंड के बाद में स्वाइप कर देते हैं। तो हमारा पेशेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हमारी इमेजिनेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऑडियो, आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने ऑडियो ड्रामा कभी एक्सपीरियंस किया है। किसी ने किया है क्या? एक बार हाथ उठा के, कुछ लोगों ने किया है। आप कभी सुन करके देखिए, कुछ अलग है वो। परमानेंट रूममेट्स आप लोगों में से किसी ने देखा है TVF का वीडियोस देखे हैं? कुछ लोगों ने देखे होंगे। इसका एक ऑडियो वर्जन भी है जो ऑडिबल सुनो पर है, एक बार उसको सुनिए, क्या आप महसूस करेंगे डिफरेंस। क्या है कि जब ऑडियो ड्रामा हम सुन रहे होते हैं ना, तो जैसा अभी सर बता रहे थे और हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि लहरें उठ रही हैं, पीछे से भोपाल झांक रहा है, ताजुल मस्जिद है वहाँ पर, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं। वहाँ अगर रूम बताया जा रहा है तो रूम का कलर आप इमेजिन कर रहे हैं। वहाँ अगर आपको ये बताया जा रहा है कि सामने पर्दा है तो पर्दे का कलर, पर्दे का टाइप आप इमेजिन कर रहे हैं। आपकी अपनी एक दुनिया है, आपकी इमेजिनेशन में आप वो चल रहा है। सूना और लेटर, क्योंकि थकान सबको होती है, कब तक कंज्यूम करोगे यार वीडियोस। आपको पूरा टाइम फ़ोन के सामने, टीवी के सामने बैठना पड़ता है। धीरे धीरे स्क्रीन टाइम कम हो रहा है और ये डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं एक समय के बाद थकेगा इंसान। जब थकेगा इंसान तो ऑडियो की तरफ लौटेगा, क्योंकि ऑडियो की ये ब्यूटी है कि आप वो सब छोड़ करके नहीं बैठना। आप क्या कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में चल रहा है। रेडियो की यही तो खूबसूरती है कि आप ड्राइव कर रहे हैं, आप सब्जी बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप
वो बैकग्राउंड में चल रहा है, उसके लिए आपको काम छोड़ के बैठने की जरूरत नहीं है, एंड वही फ्यूचर है। और ऑडियो इंडस्ट्री की अब शुरुआत हो रही है टेक्निकली, मैं ये कहूँगा बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ा फ्यूचर है। थैंक यू। और ये जो ऑडियो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, या हम जो इवॉल्व हो रहा है रेडियो उसकी बात कर रहे हैं, सो इतने सालों में जो रेडियो बदला है, तो मैं कहूँगी बदला है और बेहतर भी हुआ है। यू नो डायमेंशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं रेडियो के। सो रेडियो विल हेल्प फॉर द बेटर ट्रेनिंग। यू नो रेडियो जो है वो एक अच्छा फाउंडेशन इन सभी चीज़ों के लिए तैयार कर रहा है। सो अभी रेडियो में जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेंथ्स पर काम किया है। देयर वाज अ टाइम जब रेडियो वाज अबाउट द लिसनिंग अपील। यू नो हम सभी के अंदर भी रेडियो का कीड़ा इसीलिए आया है क्योंकि हमारे पेरेंट्स सुना करते थे। वी यूज्ड टू स्टार्ट आवर डे विद दैट यू नो टिपिकल धुन जो रेडियो पर चला करती थी। उसी से हम लोगों को रेडियो का वो जो एक पैशन है वो डेवलप हुआ है। लेकिन अभी रेडियो के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन भी है। आई मीन आप देखो ना, नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे हैं ऑन रेडियो, एंड दैट हैज एक्चुअली मेड अ ह्यूज डिफरेंस। लॉकडाउन के टाइम पर देयर वाज अ टाइम जब मोदी जी ने देश भर के आरजेस से बात की थी, बिकॉज आज भी रेडियो के थ्रू बहुत सारा कंटेंट जो है वो जा रहा है ईदर ऑन एयर और डिजिटली और ऑन ग्राउंड, है ना, या फिर चौथा प्लेटफॉर्म जो आप जिसे आप ऑडियो इंडस्ट्री टर्म दे रहे हैं वो। सो इस सबका जो बेस है ना, दैट इज रेडियो। हमारी जो बेटर ट्रेनिंग है, जो हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो इसी से हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो इसीलिए बिकॉज स्टूडेंट्स नो एंड ऑल ऑफ यू नो दैट यू नो वी आर काइंड ऑफ यू नो गेटिंग लव, रिसीविंग लव ऑन एयर एज वेल। हम लोग जब स्टूडेंट्स से या ऑडियंसेस से बाहर मिलते हैं, किसी कॉन्सर्ट में मिलते हैं, सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट टू। जब भी गवर्नमेंट को कुछ अपनी पॉलिसीज बतानी होती हैं, सो दे मेक श्योर कि चीज़ें रेडियो पर ज़रूर से ज़रूर आ रही हैं। जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, डिग्निटरीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे मेक श्योर कि कुछ भी होना है वो रेडियो के थ्रू होगा ही होगा। और हम सभी ने विटनेस किया था लॉकडाउन में, सारे ऑफिसेस बंद हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम था, पर रेडियो चल रहा था भाई। पीहू, हर्षवेद, वी वर ऑन एयर। हमारे पास डेली काउंट आता था हेल्थ डिपार्टमेंट से कि कितने लोग रिकवर हो गए, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कितने बेड्स खाली हैं, और यू नो कहाँ पर चीज़ें क्रिटिकल हैं। सो रेडियो हैज़ प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल। और मुझे 9 साल हो गए हैं और रेडियो को आए हुए सालों हो गए हैं। हमेशा डाउट बना रहेगा रेडियो पर रेडियो हमेशा से चलता आया है और आगे भी एंटरटेन करेगा। मार्क माई वर्ड्स, मे बी विद द डिफरेंट फॉर्म्स। यस यस। अर्श जैसा बता रहे थे कि बहुत सारी कुछ इंटर्नशिप्स होती हैं, उन्होंने भी इंटर्नशिप की, काफ़ी सारे लोग इंटर्नशिप के थ्रू रेडियो में एंटर हुए। तो एक तो ये कि जब मैं कहूँ कि रेडियो में करियर, तो वो सिर्फ केवल आरजे बनना नहीं है, उसके अलावा भी क्या क्या और करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं रेडियो इंडस्ट्री में, उसके बारे में भी अगर आप कुछ छोटा अपने संक्षिप्त में बता सकें तो। ओके, सो रेडियो एक फिल्म मेकिंग जैसा ही है कि आपको एक्टर और एक्ट्रेसेस तो पर्दे पर दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है जो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। सो आरजेस तो आपको दिखते हैं कि हम सुनाई देते हैं, हम सामने हैं, और उसके पीछे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो हमारे शोज़ को प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अरेंज करते हैं कि नेक्स्ट शो में सपोज़ कोई डिग्नेटरी को हमें लेना है तो उनको अरेंज करते हैं, क्या थीम होगा, क्या स्पाइक होगा उस पूरे दिन का, किस बारे में हम मेजरली बात करने वाले हैं, वो हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे अगर ऊपर हम हायरार्की में बढ़ते हैं तो प्रोग्रामिंग हेड्स होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि इस पूरे महीने में हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम जो एक मैसेज है वो पहुंचाने वाले हैं, किन चीज़ों पर फोकस करके हम काम करने वाले हैं। और जैसे पीहू ने बोला कि बहुत बड़ा एक डिफरेंस जो है वो हम सोसाइटी में लेकर आ सकते हैं, तो वो काम रेडियो के ज़रिए हम डेफिनेटली करते हैं। उसका इंटीग्रेशन हम डिजिटली भी करते हैं, ऑन ग्राउंड भी उसको लेकर जाते हैं, और जब ये सारी चीज़ों म्यूचुअली पहुंचती हैं कोई भी लिसनर तक, तो डेफिनेटली वो एक इम्पैक्ट सोसाइटी में आता है। सो ये तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर हम करियर वाइज देखें तो कॉपीराइटिंग में भी करियर हो सकता है रेडियो में। आप एड्स सुनते हैं, आप सुनते हैं कि कैसे 15 to 30 सेकेंड्स में
एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लिसनर्स तक पहुंच रहा है, तो उसमें भी आप करियर बना सकते हैं। साउंड, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आवाज़ की, संगीत की ही दुनिया है, तो साउंड इंजीनियर्स होते हैं, म्यूज़िक मैनेजर्स होते हैं, जहाँ पर आपको म्यूज़िक पूरे दिन का मैनेज करना होता है। साउंड इंजीनियर्स जो होते हैं वो साउंड बनाते हैं, हमारे जो जिंगल्स आपने सुने होंगे बहुत सारे, उनको डिज़ाइन करते हैं। सो ये भी पोर्शन है जो कि रेडियो में ही काम करते हैं, बहुत इंटीग्रल काम होता है। जैसे कि मैं गोली बॉय करता हूँ, सो गोली बॉय कोई भी हमारे जो भी जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई सड़कों पर अभी जैसे हमने लेटेस्ट देखा कि कोई एक बड़ा इवेंट हमारे यहाँ पर हो रहा था, तो रातों रात सड़कें तो बना दी गई, उनको रिपेयर कर दिया गया, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो ग्रेवल जो है वो निकल कर आ गया था। अब उस ग्रेवल पर ही हम 1 मिनट के आसपास का एक रैप लिखते हैं, और उसको कैसे डिलीवर करना है, इसमें साउंड इंजीनियर्स हमारी हेल्प करते हैं, कॉपीराइटर्स हमारी हेल्प करते हैं कि इस वर्ड की जगह अगर आप ये वर्ड यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। सो वैसे जैसे एक घड़ी चलती है कि सारे पुर्जे एक साथ मिलकर सही वक्त बताते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे पुर्जे होते हैं जो पीछे हमारे काम करते हैं, और उसको सही तरीके से बस डिलीवर करना वो आर्टिस्ट का काम होता है। वाह, बहुत अच्छी उपमा। अर्श ने रेडियो को एक घड़ी से आपने उपमा देकर के बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ये जो दौर चल रहा है इसमें हर कोई अपना एक पॉडकास्ट शुरू करना चाहता है, हर कोई पॉडकास्ट करके फेमस होना चाहता है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं भी जो शुरू किए गए, बंद हो गए, कुछ एक एपिसोड अच्छे हुए, उसके बाद फिर लोगों का रुझान कम हो गया। तो अगर कोई अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहता हो स्पॉटिफाई पर या यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? पीहू कह रही थी पॉडकास्ट के बारे में कुछ, तो एक अच्छे पॉडकास्ट को डिज़ाइन करना और उसको लॉन्च करना, उसके लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, सो ये बिल्कुल वैसा ही है कि 30 सेकंड के लिए रील्स के लिए डांस करना और स्टेज पर आधे घंटे का परफॉर्मेंस देना, है ना, दोनों में डिफरेंस है। सो कर तो सभी सकते हैं, किसी को मना ही नहीं है, हम सभी जितने हॉल में आज बैठे हैं वो पॉडकास्ट अपना शुरू कर सकते हैं। बट कौन सा पॉडकास्ट करना चाहिए, कौन से टॉपिक पर सिलेक्ट करना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो रेलेवेंट है या नहीं, इसके लिए अगेन प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। यू शुड हैव दी अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका कोई मेंटोर है या आपने ऑलरेडी किसी रेडियो स्टेशन में काम किया हुआ है, तो आपके लिए इट विल बी एन ईजी थिंग, आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको लगेगा कि आज मैंने सारे आरजेस को सुना, आरजे कैसे बनी, चलो इस पर पॉडकास्ट शुरू किया जाए। यू विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग समथिंग और दी अदर। या कोई बोलेगा नहीं नहीं, तू मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है, तू जर्नलिज्म के कोर्सेज पर पॉडकास्ट बना ले। सो हो सकता है कि आपके टॉपिक्स अच्छे हों, बट यू हैव द वेग नॉलेज। सिर्फ आज सुबह हम उठे पॉडकास्ट करना है या आरजे बनना है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगी। उसके लिए वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे यहाँ 4 रेडियो स्टेशंस हैं, आप वहाँ पर जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं। वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ आरजेज हु आर क्वाइट फ्रेंडली विथ ऑल ऑफ यू, यू कैन कनेक्ट विद देम। सो बिग एफएम, जैसा मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक पॉडकास्ट किया था, दैट वॉज बिग कथा। बिग कथा जो अकबर बीरबल की कहानियाँ होती थी, उसका मॉडर्न वर्जन था। सो उसमें खड़क सिंह और एक और कैरेक्टर था जो बबीता का कैरेक्टर था, जो हमने प्ले करके जो ट्रिकी स्टोरीज़ हैं वो हमने प्ले की थी, एंड दैट वाज बीइंग अप्रिशिएटेड ग्लोबली, बिकॉज पॉडकास्ट का कोई लिमिट नहीं है, दुनिया भर में लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ पर सुन सकते हैं। उसकी रैंकिंग अच्छी निकली एंड वी हैव बीन लाइक बीन अप्रिशिएटेड फॉर दैट। और अभी जो एक पॉडकास्ट है विच आई एम गोइंग टू डू, ये मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि जो मैंने कंपेयर किया कि फिल्मों के लिए जैसे OTT आ गया है, तो कई बार नए बिडिंग एक्टर्स को मौका अगर फिल्मों में नहीं मिल पा रहा है, बट इफ़ दे हैव टैलेंट, सो वो उनका काम OTT पर आ सकता है। पर OTT पर उन्हें तारीफ़ें मिलेंगी या नहीं, लोग पसंद करेंगे या नहीं, ये कंटेंट डिसाइड करेगा। सो फिर वो चाहे मूवी हो या OTT पर कोई शो हो, कंटेंट इज़ द किंग। वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इट्स नॉट जस्ट लाइक नाउ एवरीबडी कैन डू, तो एवरीबडी कैन बी सक्सेसफुल। वो तो दौर ही ऐसा चल रहा है कि वी आर प्रिविलेज्ड इनफ इन दिस लाइक एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, बट यू शुड नो दी बेसिक्स। सो आई एम कमिंग अप विद अ पॉडकास्ट विच इज़ पेरेंटिंग टेल्स विथ पीहू। सो इसमें, बिकॉज पेरेंटिंग इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट एंड लाइक योर ओन गेट्स एट पेरेंट विद पल्लवी, डॉक्टर पल्लवी राव, जो वो एक कंटेंट लेकर आती हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। सो आई विल ट्राई टू टेक हर ऑन माई शो एज वेल।
बट आई नो कि वॉट आई हैव टू डू. मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट के कम से कम 100 एपिसोड्स आसानी से बन सकते हैं, और वो 100 के 100 एपिसोड्स विल मेक सेंस टू द पब्लिक वेर एवर इन द वर्ल्ड, because that is related to parenting में I can talk about mothers, I can talk about fathers, I can talk about education, I can talk about schools. So ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ पर पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, आप अपने किसी मेंटर से उसको लेकर गाइडेंस लें, स्ट्रक्चर इट. It's not like, okay, good morning, I want to do a podcast. It shouldn't be like that. Thank you. ऑडियंस से किसी के कोई अगर सवाल हैं और हमारे पास अगर माइक हैं तो प्लीज़ पहुंचा दें. 1-2 ही सवाल हम ले पाएंगे, और सारे गेस्ट से भी मेरा अनुरोध है कि छोटे जवाब अगर दे पाएँ तो सहूलियत होगी. हाँ, जनों को मेरा प्रणाम. मैं हूं प्रिंस कुमार ठाकुर, और आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे कि अगर कोई छात्र है और वो अगर मेडिकल साइंस का छात्र है, वो नर्सिंग का छात्र है, वो या किसी अन्य संकाय का छात्र है, और वो अगर मास जर्नलिज्म का या आर्ट्स कला संकाय का छात्र नहीं है, और वो कहीं ना कहीं एक रेडियो की दुनिया में या एक आवाज़ की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता हो या उस क्षेत्र में जाना चाहता हो, लोगों के बीच में जुड़ाव उस क्षेत्र में, मतलब कि आई थिंक आपका क्वेश्चन ये है कि अगर जो किसी ने मास कम्युनिकेशन नहीं किया है तो भी क्या वो एक आरजे बन सकता है, राइट? नहीं आरजे, न केवल आरजे, बल्कि उस क्षेत्र में वो काम करना चाहता है, लोगों से जुड़ाव चाहता है, ऐसा क्षेत्र में वो काम करना चाहता है, तो क्या इसके लिए उसे मास जर्नलिज्म करना जरूरी है क्या, या इस तरह से कोई किसी भी क्षेत्र का बच्चा कर सकता है? ये देखिए, मैंने पहले बैंक मैनेजर हमारे बराबर में बैठे हैं, और क्या एग्जांपल चाहिए? हाँ, मैंने कोई मास कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं किया है. मैंने कभी ऐसे देखा नहीं क्लास में बैठकर. मैं एक बायोकेमिस्ट्री का आया हुआ स्टूडेंट हूँ जिसने MBA किया है, जो एक बैंक मैनेजर रहा है, और मैं यहाँ पर हूँ. मुझे लगता है रेडियो में या किसी भी फील्ड में जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है एक पैशन, और दूसरा एजुकेशन. एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूट में बैठकर नहीं, अगर आप उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं तो आप खुद उसको सीख सकते हैं और जा सकते हैं. मैं जैसा बिलीव करता हूँ. एक और सवाल लेते हैं. हाँ जी, नमस्ते सर. नमस्ते मैम. मेरा ये सवाल है कि ये रेडियो चैनल जो हमारी यूनिवर्सिटी का है, युवाज यूथ की आवाज़, इस पे इंटरव्यूज़ डालते हैं हम लोग, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ में कैसे बदलें ताकि लोग सुन पाए? एक नॉर्मल सी बातचीत को ऑडियो में सुन पाना थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि वो बोर हो जाते हैं. लेकिन एक तड़का सा जो है, दाल तो बनी है लेकिन तड़का लग जाता तो उस दाल का मजा कभी ही उस अलग हो तड़के जाता. के लिए हमें बुलाएं अपने स्टूडियो में. हम बताएंगे कि हो सकता है दाल अच्छी हो, बट अब मैं बिना टेस्ट के विल नॉट बी एबल टू डू दैट. और एक बार जोरदार तालियां हो जाए स्कोप ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए, स्किल यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ पर आप ये टर्म स्किल्स यूज़ करते हैं. यू आर एक्चुअली इनकलकेटिंग दैट यूनिवर्सिटी में रेडियो स्टेशन होना इज़ अ बिग थिंग. आप सोचिए कि हम तीनों ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, हमारे यहाँ कोई मतलब ऐसा कोई रेडियो स्टेशन नहीं था. आप लोग ऐसा कर रहे हैं. एंड आई मेट दैट गर्ल दृष्टि आउटसाइड, और वो मुझे बोल भी रही थी, वी कैन रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट और अ शो जो आप लोग करते हैं. सो द ओनली आंसर इज़ वी वुड लव टू बी इन योर स्टूडियो, और हम आपके लिए शो करना चाहेंगे, और डेफिनेटली वी कैन डिस्कस इट देयर. एंड कंग्रेचुलेशंस ऑलरेडी बिकॉज यू आर डूइंग दैट. सो कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. आप कुछ. बहुत ही छोटी एक चीज़ ये है कि कह तो लोगे, सुनेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है. अब आप ये देखिए कि यहाँ पर बैठे हुए गेस्ट की अगर जो 2 लाइन्स भी एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो लोग मुंह पर से उठ के चले जाते हैं. आप तो जो उनको दे रहे हो उनके पास तो सिंपल एक क्लिक की दूर है, वो एक क्लिक से दूर हो सकते हैं. तो जैसा कि बिहू ने बोला कि इंटरेस्टिंग क्या है, सो अल्टीमेटली हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किन के लिए कर रहे हैं. हमने जो बनाया है, जो कंटेंट है, ये हम किसके लिए बना रहे हैं. अगर हमारी लिसनरशिप यूथ है और यूथ के से जुड़ा हुआ हम कोई टॉपिक नहीं ले रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं. तो सबसे पहले अपने टीजी को समझना होगा, जो बातें हैं वो भी कैसी हैं. एंड व्हाट आई बिलीव, रेडियो का एक सिंपल सिद्धांत है कि ये पर्सनल पार्टी नहीं होनी चाहिए. कि आज मैंने नाश्ते में क्या खाया ये मैं अगर रेडियो पर बताऊंगा तो कोई नहीं सुनेगा.
रेडियो पर यह बताया जाए कि यार आनंद पोहे पर सुबह 6 बजे से या 5 बजे से पोहे की लाइन लगनी शुरू हो जाती है, और ये क्योंकि पूरे भोपाल से जुड़ी हुई बात है तो सब सुनेंगे। बस यही डिफरेंस है कि जब पर्सनल पार्टी छोड़ करके आप मासिक कंटेंट क्रिएट करने लगते हैं ना, जैसा सर ने बोला था कि कोलार पर जो भी मैंने रील बनाई, क्योंकि कोलार वाली चीज़ देखी है लोगों ने, अब लोगों ने उससे रिलेट किया। सोशल मीडिया की भी तो वही गेम है ना, वही यहाँ पर है कि जितना ज़्यादा रिलेटेबल आप हो सकते हैं, जितना ज़्यादा लोगों से जुड़ी हुई बात कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। और ऐसा नहीं कि लोग सुनेंगे नहीं, सुनेंगे, बस आप उनको वो परोसिए। बहुत थैंक बहुत यू सर, शुक्रिया। थैंक यू सर। आखिरी एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप तीनों से। मान लीजिए कभी ऐसा मौका आए कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया आप लोगों के शो को सुन रही है, या एक मिनट का वक्त आपको दिया गया है कि 1 मिनट के लिए पूरी दुनिया आपको सुनेगी, तो वो क्या बात आप कहना चाहेंगे? आप तीनों से मैं वो जानना चाहूँगा। सॉरी टू से, बट मैं ये कहूँगा कि सब सो क्यों नहीं जाते, इतना काम क्यों कर रहे हो? क्या बात है। ना कंपटीशन रहेगा, ना मेहनत करनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली ज़िंदगी लिमिटेड लेकर के आए हो, या 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, काम रह जाते हैं, अगले दिन पर छोड़ने पड़ते हैं, तो कुछ दिनों के लिए कोई मत भागो, रेस ही नहीं होगी तो फिर आगे नंबर बनाने का प्रेशर नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। पीहू? और मैं ये कहूँगी कि मुझे ऑलरेडी इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मीडियम मिला हुआ है, तो मैं उस दिन का इंतज़ार नहीं करती हूँ कि मैं उस दिन बोलूँगी जिस दिन सारी दुनिया मुझे सुन रही है। सो every day I try to say this thing on my show, that take care of yourself and take care of your mental health, and I say it every single day because I'm not waiting for कि किसी एक दिन मैं ये मैसेज दूँ। तो मैं हर रोज़ ये कोशिश करती हूँ, I give people a daily reminder कि go and drink your water और hydrate yourself, because ये वो चीज़ें हैं कि इस strong medium से मैं बोल रही हूँ, उसको वहाँ reminder मिल रहा है। So that's what I do. Thank you. अर्श? यार पूरी दुनिया मुझे सुन रही है, जल्दी से पैसे भेज दो। बहुत बढ़िया। हाँ मतलब इमेजिन अगर ₹1 $1 भी कोई भेजे। क्या बात खैर, है। मजाक से दूर हट के सिर्फ एक सेंटेंस जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ, लिव बिफोर यू डाई। क्या बात है। दैट्स इट। बस इस सेशन को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक कविता है जो कि इस विश्वरंग के स्वप्न दृष्टा श्री संतोष चौबे जी की लिखी हुई कविता है, और इससे बढ़िया मौका उसको सुनाने का मुझे लगता नहीं मिल पाएगा। इसका टाइटल है अम्मा का रेडियो। सिरहाने रहता था वह उनके किसी दोस्त की तरह, सिरहाने रहता था वह उनके किसी दोस्त की तरह, कि जब भी चाहे कर सके उससे बात। सुबह सवेरे बिस्मिल्लाह खां करते थे मंगल ध्वनि से उनके दिन की शुरुआत, और फिर हरिओम शरण के भजनों के साथ वे ले लेती थी अपनी पहली चाय। हम सोकर उठते उसके पहले वे कर लेती थी अपने पौधों की देखभाल, संगीत सरिता के शास्त्रीय गीतों का लेते हुए रस। मैं जब भी लौटता घर सुबह की ट्रेन से, वे मिलती मुझे दरवाजे पर जो होती बाट, कि उनका दोस्त रेडियो पहले ही सुना चुका होता उन्हें गाड़ी के भोपाल पहुंचने का सही समय। लंबी दोपहरी में जब हम रहते काम पर, वे चौपाल पर सुनती लोकगीत, और अक्सर शाम को लौटने पर सुनाती कोई नीति कथा जिसने गहरे छुआ होता उनका मन। हालांकि पहचानती थी वे समाचार वाचक की आवाज़, पर खबरों से चिढ़ थी उन्हें कि इस मरी दुनिया में मची थी अजीब मारकाट, बाढ़, भूकंप और दुर्घटनाएं, और आसमान छूती महंगाई चैन नहीं लेने दे रहे थे आदमी को किसी भी तरह। 15 अगस्त और 26 जनवरी अब भी विशेष दिन थे उनके लिए। देशभक्ति के गीत अब भी उन्हें जोश से भरते थे और याद दिलाते उन पुराने दिनों की जब दादा के साथ वे भी जाती शाला में झंडा वंदन करने। सुबह सुबह नहाने और साफ़ सुथरी साड़ी पहनने के बाद वे बैठती रेडियो के सामने और ध्यान से सुनती प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भाषण कि सब ने मिलकर लड़ी थी आज़ादी की लड़ाई, और आज़ादी है तो सब कुछ है। तब जब समय नहीं था हमारे पास उनसे बात करने के लिए, रेडियो से बांटा उन्होंने अपना अकेलापन। उनके जाने के बाद आज भी रखा है वह उनके सिरहाने, और यकीन मानिए
आज भी आती है उसमें से कभी कभी अम्मा की आवाज़। तो आज हम आपके सामने रेडियो पॉडकास्टिंग का एक कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो आप यहाँ SGSU में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए किसी पर्टिकुलर स्किल क्या है, किसी पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और सर जाने से पहले, जी। क्योंकि यहाँ एक नई शुरुआत भी हुई है और क्योंकि हम आवाज़ों की दुनिया से आते हैं, सो अगर हम इसको एंड कर रहे हैं तो मैं इस नोट पर एंड करना चाहूँगा इसको, क्योंकि मेरे फेवरेट शायर जो हैं उन्हीं का एक शेर मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ कहीं भी जाता हूँ कि कुछ इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, कुछ इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। खुदा ने मुझे ये आवाज़ का दयार बख्शा है, क्योंकि हम आवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो खुदा ने मुझे ये आवाज़ का दयार बख्शा है, ये सल्तनत में मोहब्बत के नाम करता हूँ। थैंक यू सो मच।